यहाँ पर हम देखते हैं राजपूतों के प्रमुख वंशों का परिचय हम देखेंगे। राजपूतों के जो प्रमुख वंश हैं उनका साधारण सिंपल परिचय हम देखेंगे। जैसे गोहिल वंश, और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हम देखेंगे। इसके प्रतापी शासक कौन कौन से हुए हैं। तो गोहिल वंश है, इसमें हम देखें कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इस पे के आसपास का क्षेत्र है वो हमारा कहलाता है मेवाड़। और गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था, और इस वंश का नामकरण भी इस वंश के प्रतापी शासक थे गोहिल, उनके नाम पर किया गया है। गोहिल वंश की उत्पत्ति और उसके मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल टॉन्ट इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया था, और गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था? बप्पा हुआ था। तो बप्पा रावल की बात करते हैं, जो गोहिल के बाद प्रतापी शासक था। 734 से 753 ईस्वी तक इनका शासन रहता है बप्पा रावल का। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और बप्पा की राजधानी नागदा थी। और बप्पा ने यहाँ पर कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी कि लकुलीस मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया है। और एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता थे। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। और वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास जी ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था, और जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार कर ली और उसे सिंह तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीबी वैदिक उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल यानी फ्रांसीसी सेनापति है जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, उससे ये करते हैं। फिर आते हैं जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक शासन करते हैं। गोहिल के ही एक वंशज यहाँ पर आते हैं जैत्र सिंह। इन्होंने परमारो से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। और 1227 ईस्वी में भोतेला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में 1227 में भोतेला का युद्ध होता है, और इस सेना को यहाँ पर ये परास्त करते हैं, सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। और इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को यहाँ पर हमीर कहा गया है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ करते थे, जिनकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है। फिर आते हैं रतन सिंह। तो 1302 से 1303 ईस्वी तक रतन सिंह रहते हैं। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का यहाँ पर सामना करना पड़ा था, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। और 1544 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना ने लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को यहाँ पर प्राप्त हुए थे। और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित था, और उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतुहा में इस आक्रमण का वर्णन किया है। और अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया था, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। और रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। फिर आते हैं राणा हमीर। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी तक शासन करते हैं। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की थी, और सिसोदा का जागीरदार होने से इसे सिसोदिया कहा जाता है। और हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को यहाँ पर प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए थे। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है।
राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों के में सिंह के सदृश ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनकी संज्ञा दी जाती है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको राणा हमीर को क्या किसकी उपाधि दी गई है? विषम घाटी पंचानन की उपाधि इसको दी गई है। और हमीर ने यहाँ पर सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को यहाँ पर प्राप्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच में सिंगोली का युद्ध होता है जो बांसवाड़ा में हुआ था। फिर महाराणा लाखा की बात करते हैं। 1382 से 1421 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना था और मारवाड़ के रणमल की बहन अंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया और इस विवाह के साथ यह शर्त रखी गई कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी अंसाबाई का पुत्र ही बनेगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। और यहाँ पर चूड़ा को राजस्थान के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जाबर माइंस ने से यहाँ पर उदयपुर में जाबर माइंस से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। और इसी समय एक बंजारे ने यहाँ पर पिछोला झील का निर्माण करवाया है। पिच्छू नामक बंजारा था जिसने पिछोला झील का यहाँ पर निर्माण करवाया। फिर आते हैं महाराणा मोकल 1421 से 1433 ईस्वी तक। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था और 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना था तो अल्पायु होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर के मांडू चला गया था। और 1433 ईस्वी में मोकल की यहाँ पर जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने मेपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर मोकल की जिलवाड़ा में यहाँ पर चाचा व मेरा ने किसके साथ में? चाचा और मेरा ने मेपा पवार के साथ में मोगल की जिलवाड़ा में यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। फिर आते हैं महाराणा कुंभा। मोगल के बाद उसका पुत्र यहाँ पर महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था और राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया था और कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र यहाँ पर बनाया था। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया था और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बनाया था। जो भी सारंगपुर के युद्ध के बाद में विजय में यहाँ पर कीर्ति स्तंभ बनाया था। और सारंगपुर के युद्ध में किसको पराजित किया था? मालवा के शासक थे महमूद खिलजी को यहाँ पर पराजित किया था। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर के मेवाड़ व गुजरात में युद्ध होता है, जिसमें गुजरात की पराजत होती है और 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से यहाँ पर मंडोर छीन लिया था, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से यहाँ पर कर दिया था। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच यहाँ पर चंपानेर की संधि हुई थी और इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर के कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति ने दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया है, जिसमें सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास जी कुंभा को मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं और कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण प्रसिद्ध है। उनकी शिल्पी मंडन था। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसका शिल्पी कौन था? मंडन था। और कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभा स्वामी और सिंगार चबरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए हैं, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण क्या है? अद्भुत हैं। कुंभा की बात करें हम, कुंभा क्या था? कुंभा यहाँ पर एक विद्वान और विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित यहाँ पर कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य में यहाँ पर कहा गया है। महात्म्य में क्या कहा गया है? एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांस, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत, मीमांस, सूड प्रबंध इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने यहाँ पर चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर यहाँ पर टीका भी
लिखा है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे उनके काल में कवि अत्रि और महेश ने यहाँ पर क्या किया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है। और तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथ और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु और हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि बिरुदों से यहाँ पर आदि उपनामों से इनको सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय यहाँ पर कष्ट में रहा है। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और उसके पुत्र उदा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर उसके पुत्र ही कुंभा की यहाँ पर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। फिर बात करते हैं राणा सांगा की, जो 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा है। सांगा संग्राम सिंह और उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। यानी राणा सांगा था, संग्राम सिंह, और उसके तीन भाई थे पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। ये सभी अपने पिता के उत्तराधिकारी खुद को मानते थे, यानी सभी सिंहासन चाहते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। पर इस संघर्ष में अंततः राणा सांगा है यहाँ पर विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना था और इस समय मालवा पर सुल्तान नासरुद्दीन का शासक था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी रॉय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली और इस सफलता से मेदिनी रॉय का कद बहुत बढ़ गया था और अब वह एक तरफ से मालवा का क्या हो गया था, अप्रत्यक्ष शासक बन गया था। और अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी रॉय की इस स्थिति से हटा दिया, जो भी मालवा के अमीर थे, और मेदिनी रॉय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा और मेवाड़ में यहाँ पर युद्ध होता है और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा यहाँ पर बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न की बात करें, ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न यहाँ पर आता है। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास और मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में यहाँ पर संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को यहाँ पर नहीं मिली। और 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने यहाँ पर खातौली, जो वर्तमान कोटा जिले में स्थित है, इसके युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को यहाँ पर पराजित किया था। तो खातौली का युद्ध यहाँ पर 1517 ईस्वी में होता है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद राणा की सेना ने यहाँ पर वाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को सेना को परास्त कर दिया और इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके परास्त कर करके आगरा पर अधिकार कर लिया था और बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने इससे कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, पर इससे पहले बयाना के युद्ध में यानी फरवरी 1527 में बाबर की सेना को पराजित किया गया था और 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुए था। तोपखाने और तुगलकमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की यहाँ पर विजय होती है। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया और जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को यहाँ पर विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा, जो कि वर्तमान दौसा में है, सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा की यहाँ पर
समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह के पश्चात शासक बनते हैं। फिर आते हैं राणा उदय सिंह, 1537 से 1572 तक उदय सिंह शासन करते हैं। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदानों के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचा करके कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदीव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और 1540 ईस्वी में मालवी, जो कि उदयपुर में है, इसके युद्ध में मालदीव के सहयोग से बनवीर की हत्या करके मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह से ने यहाँ पर प्राप्त की थी। तो यहाँ पर मेवाड़ की पैतृक सत्ता है किसने प्राप्त की थी? उदय सिंह ने प्राप्त की थी। और उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसा करके उसे अपनी राजधानी यहाँ पर बनाया था और यहाँ उसने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का यहाँ पर निर्माण कराया था। अक्टूबर 1567 में आक्रमण किया और अपने सरदारों को सलाह पर और किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर के आगरा के किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां यानी गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई हैं। फिर आते हैं महाराणा प्रताप, 1572 से 1597 ईस्वी तक। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे और महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया और इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना और इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए तैयार रहे और प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया है और मुगलों से बचकर के युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थापित कर लिया और अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी से 1576 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल जलाल खां और जमा भट्टो, इसको बोलते हैं हम जमा भट्टो, यानी कि जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में 4 यहाँ पर शिष्टमंडल भेजे थे, मगर महाराणा ने संधि करने से किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। तो यहाँ पर 18 जून 1576 को कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है और प्रताप की सेना के हरावल यानी सेना का अग्रिम भाग का नेतृत्व है हकीम खां सूरी कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व है यहाँ पर जगन्नाथ कछवा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देख करके झाला वीदा ने प्रताप का मुकुट धारण करके युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया और इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू किया और इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, वंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। जैसे यहाँ पर हम बात करें अजूबा भारत डॉक्टर महेंद्र भानावत की एक पृष्ठ 153 पर क्या लिखा हुआ है, हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा था, यानी हल्दी घाटी ये नाम है, हल्दी रंगी मिट्टी वहां पर नहीं है इसके कारण नहीं पड़ा था। ऐसी मिट्टी यहाँ है भी नहीं कहाँ, लाल पीली और काली तीनों रंगों की मिट्टियां हैं, फिर हल्दी घाटी नाम क्यों पड़ा? इसका एकमात्र कारण यह था कि यहाँ हल्दी चढ़ी हुई नव विवाहिता पुरुष बेस में लड़ मरी थी, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हल्दी चढ़ी हुई यहाँ पर नव विवाहिताएं क्या थी, पुरुष बेस में लड़ मरी थी, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर
1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, मगर उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। और इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में यहाँ पर सफल रहा, और 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया, और महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शरीमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया। और एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। फिर क्या होता है, 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था, और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया था, और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाड़ोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। और प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है, ये कर्नल टॉड ने कहा है। फिर आते हैं राणा अमर सिंह। राणा प्रताप के बाद में, यानी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह आते हैं, उनके पुत्र। अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, और शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा, और शहजादा खुर्रम, जो कि शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्ध से ऊब गए थे, और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में करके राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला, और सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा, और मुगलों से यहाँ पर संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। और जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस तरह 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का यहाँ पर अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था, और उसने स्वयं को राज कार्य से विरक्त कर लिया, और जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। फिर महाराणा राज सिंह आते हैं। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल खां को भेजा, और राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया, और मुगल सेना कंगूरे और बुर्ज गिरा करके यहाँ पर लौट गई। और 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे में यहाँ पर 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालम टोल करता रहा, और जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में उसने संबंध राज सिंह से अच्छे रहे थे, और औरंगजेब ने उसे 6000 जात और सवार का मनसब भी यहाँ पर प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, उसे विवाह करके राज सिंह ने 1669 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने यहाँ पर विरोध किया, और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया, और 1680 में राज सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का यहाँ पर निर्माण करवाया, और इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया गया, और संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई है, और यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। फिर मारवाड़ का राठौड़ वंश, और इस वंश के प्रमुख प्रतापी शासक हम देखते हैं। क्या देखते हैं हम? मारवाड़ का राठौड़ वंश। जैसे जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और बागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों
शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्याकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्याता में जोधपुर राज्य की जो ख्यात है, इसमें इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृद्धवल से पैदा होना लिखा गया है और दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशीय माना है। इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। नैणसी ने मारवाड़ की राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कर्नल टॉड ने राठौड़ों को वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष यहाँ पर सिंहा था, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे भाग से सिंहा क्या था मारवाड़ के एक छोटे भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य यहाँ पर स्थापित कर पाया और सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर सका। फिर आते हैं रावचूंडा। अपने साहस और कूटनीति से रावचूंडा ने मंडौर पर अधिकार कर लिया और इसने मंडौर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडौर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्र खाटू, डीडवाना, सांभर, अजमेर और नाडौल आदि पर अधिकार कर लिया और पूंगल के भाटियों के द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर में यहाँ पर निर्माण करवाया है। फिर राव रणवल की बात करते हैं। रणमन अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने के कारण नाराज होकर मेवाड़ चला गया। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया और यह विवाह रणमन ने ऐसी शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा और अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है और रणमल की 1438 में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। फिर राव जोधा की बात करते हैं। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था और 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 में वह मंडौर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। और राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। फिर आते हैं राव मालदेव। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था और इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से यहाँ पर विवाह किया था, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था, जो मालदेव का ससुर था। और इधर हम क्या करें, उमादे का पिता हम बोल सकते हैं राव लूणकरण, वो मालदेव की हत्या करवाना चाहता था और इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को यहाँ पर भिजवा दी। और इस घटना के बाद मालदेव और उमादे के संबंध यहाँ पर बिगड़ गए थे और वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही है और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही है। मालदेव ने मेड़ता के बीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। बीरमदेव व राव जैतसी शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 या 1540 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर के हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति जेता और कोपा ने जनवरी 1544 में गिरिसुमेर में शेरशाह से युद्ध किया
और वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर के शेरशाह को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह से खो बैठ देता। तो ये ग्रीष्मवेल के युद्ध में कहा गया था, 1544 में जो हुआ था। शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 में मालदेव की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं राव चंद्र सेन। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर के उसे राज्य से यहाँ पर निष्कासित कर दिया और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः उत्तराधिकारी बना जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दोनों बड़े भाई राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा और 1554 में राम सहायता लेकर के अकबर की शरण में चला गया और अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेज करके जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उनके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकार नियुक्त कर दिया और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने और इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना यहाँ पर समाप्त कर दी। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भद्राजुड़ में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो वे वहां से हटकर अपने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया और सिवाना में अपना मोर्चा बनाते हैं और सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता नहीं लगा तो मुगल अधिकारियों ने उनके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा और इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई ताकि उसे तंग आकर के वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया और यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी और फिर चंद्रसेन हाथ न आ सका और सिवाना से निकल करके चंद्रसेन पीपलौद और वहां से काणूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी और इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए और ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़ करके सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी और फिर मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इस प्रकार निरंतर मुगलों ने चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 में अपनी मृत्यु तक उसे जारी रखा। और यहाँ पर विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। फिर है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह है 1583 से 1595 ईस्वी तक शासन करते हैं। 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था और 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया और यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई यानी जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था और इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। फिर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की बात करते हैं जो 1638 से 1678 ईस्वी तक रहे। जसवंत सिंह का जन्म है 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था और अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया और इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब दिया गया और 4000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध यहाँ पर होता है 1657 से 1658 यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को यहाँ पर जोधपुर लौटना पड़ा। फिर बात करते हैं जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा
कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं, और महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते थे। और यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की माँ की समझाने और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। और इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। और 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। और बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हुआ, और फलतः उनका मनसब पुनः बहाल करके 1659 में उन्हें गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध यहाँ पर शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। और 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया और बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया। और वही 28 नवंबर 1678 को उनकी मृत्यु होती है। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वान में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि और बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मूणोत नैणसी उनका मंत्री था और नैणसी ने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की है। बीकानेर के राठौड़ वंश की बात करते हैं, उनकी वंश के प्रतापी शासकों की बात करते हैं। जैसे बीकानेर में आते हैं राव बीका। राव बीका हैं, ये क्या थे? ये मारवाड़ के प्रतापी शासक माने जाते हैं राव बीका। मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था राव बीका। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 में वह जांगल प्रदेश में आ गया और किंवदंती की यहाँ पर यह किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नराज ने मिलकर जीता था और दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया है। राव बीका और यहाँ पर जाट सरदार थे नरा, दोनों ने मिलकर के जीता था इसको, इसलिए इसको बोला जाता है बीकानेर। और भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि राजस्थानी शक्तियों की फूट का लाभ उठा करके उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया और पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह करके उसने अपनी स्थिति को यहाँ पर मजबूत किया है। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सतह का दूसरा केंद्र बनाया है। इससे देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया है। फिर बात करते हैं राव लूणकरण की। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था और इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। यह 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। और बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतशिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। और कर्मचंद्र वंशोत्कीर्ण काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। और लूणकरणसर झील का निर्माण भी इसे स्वीकार किया जाता है कि लूणकरणसर झील का निर्माता किसको मनाया जाता है? किसको मनाया जाता है? राव लूणकरण को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं राव जैतसी की। जैतसी जो कि 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया था। इस युद्ध का वर्णन बिट्ठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 में साहिबा पोहिबा के युद्ध में राव जैतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। फिर आते हैं राव कल्याणमल। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था और कल्याणमल ने 1544 में गिरिशमिल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। इससे भटनेर के किले पर अधिकार किया और 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर के मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। और कल्याणमल के 2 पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और वही उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, जिसने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की यहाँ पर रचना की है। फिर बात करते हैं राव राय सिंह की। राव राय सिंह है, यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ था। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई है। अकबर ने
क्या किया था, 1572 में ऐसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया है। और 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बनता है। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां यहाँ पर लगवाई। किले के भीतर इन्होंने एक प्रशस्ति रखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा है जिसे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है। फिर बात करते हैं राव करण सिंह की। राव करण सिंह है। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहाँ पर चाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर उनका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ है जो मतेरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा था मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देख करके अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा है। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उनकी सेवा में चला गया और शुक्ल सप्तती में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। और करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और इसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने यहाँ पर कर्णभूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथ यहाँ पर लिखे हैं। फिर शाकंभरी के चौहान वंश और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करते हैं। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावली और ख्यातों ने इनको यहाँ पर अग्निवंशीय माना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से भी ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना जाता है। कई विद्वानों ने इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं और इन सभी मतों को विवेचना करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान का आदि पुरुष था जिसका समय 551 के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे परंतु गूबक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया और इसी का वंशज सामंत सांभर का शासक था जो यहाँ पर वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश से पैदा हुआ था। और यहाँ पर बागपतिराज चौहानों का शक्तिशाली शासक था जिसने प्रतिहारों की परास्त करके वो अपनी शक्ति का परिचय दिया है। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उनकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया और विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक बने हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि यहाँ पर बैरीगट यानी शत्रु संहारक मिलती है और फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। फिर बात करते हैं अजयराज की। अजयराज जो कि 1105 में शासक बना था और इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजमेरू नगर बसाया था और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे जो अजय प्रिय दम्भ कहलाते हैं। कुछ मुद्राओं पर इनकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित है। अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक भी था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा है। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों का मंदिर बनाने की अनुमति दी है और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश यहाँ पर प्रदान किया है। फिर अर्णोराज की बात करते हैं। अर्णोराज ने तुर्कों और मालवा के शासकों को परास्त किया है मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। इसने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया है। अर्णोराज शैव था किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति यहाँ पर सहिष्णुता की भावना थी और उसने अजमेर में यहाँ पर खड़तक रक्ष के अनुयायियों के लिए भूमिदान किया है। देवबोध और धर्मघोष उनके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मान हानि उठानी पड़ी थी, फिर भी यहाँ पर गजनवियों को परास्त करके और मालवा और हरियाणा अभियान को नेतृत्व करके उसने अपने वंश की प्रभुत्व को नहीं घटने दिया है। फिर आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। 1158 से 1163 ईस्वी तक विग्रहराज चतुर्थ का शासन रहता है। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया था और जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी है। विग्रहराज ने हरकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की है। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई और विग्रहराज ने बीसलपुर बसा करके वहां बीसलपुर झील बनवाई।
विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उनकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि वे एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि वह विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं थी। और सोमदेव जो विग्रहराज को वीरों में नहीं बल्कि विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उनकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरकेली नाटक ने उनकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहॉर्न ने भी उनकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति को होड़ कर सकता है। विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्णकाल था। फिर आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। 1182 में इसने सतलज प्रदेश के भंडानकों को पराजित किया था और इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासकों को पराजित किया, जिनमें यहाँ पर इन्होंने प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए। और पृथ्वीराज ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित किया और स्वयंवर के समय उनकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजित कर किया था, मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, जिसने चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, साथ में भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई थी। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्या अनुरागी और गुणी जनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रबरदाई उनके दरबारों की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर कथा है। कन्नौज के शासक जयचंद ने यहाँ पर राजस्व यज्ञ किया और अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर उसके मन ही मन बड़ी दुखी थी, किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था और उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया। चौहान सैनिकों ने गढ़वालों का उसका पीछा करने के लिए यहाँ पर रोका। जो भी चौहान सैनिक थे उन्होंने गढ़वालों को उनका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया और इस घटना से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता बढ़ गई थी। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता के बारे में बात करते हैं। यह कथा की सत्यता और ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश और हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर और डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों ने इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं। इसमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को काल्पनिक मान लिया जाना यह उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और यह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। सीपी वैद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का अभाव आना स्वाभाविक है, किंतु इसमें इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। रणथंभौर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों की बात करते हैं। जैसे रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वल्हण, प्रहलादन, वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके उत्तराधिकारी बाघभट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्की अधिकारियों ने अपने पैतृक राज्य को बचाया है। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हमीर यहाँ पर आते हैं 1282 में। हमीर ने अपना राज्यरोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, कठियावाड़,
और पुष्कर, चंपाधार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया गया। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोही यानी मुहम्मद शाह और केहब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया और हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटने से इनकार कर दिया, तब 1299 में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्की सेना को उसने पराजित कर दिया और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर के उन्हें अपनी ओर मिला लिया और इससे विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था। हमीर वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नैनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य और जोधराज के हमीर रासो और चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों में हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है, सिंह सवन सतपुरुष बचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। फिर जालौर के चौहान वंश और इसके वंश के प्रतापी शासकों की बात करते हैं। जालौर मध्यकालीन इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालौर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत के समय जालौर पर चौहानों का अधिकार था और जालौर इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 में इस राजवंश की यहाँ पर नींव डाली थी। कानड़देव जालौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने के लेकर कानड़देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ और 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एनएल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालौर भेजा था। वह कानड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया और दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़देव दिल्ली दरबार से चला गया, जिसके बाद कानड़देव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैन्सी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र बीरम देव के द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया है और 1308 में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम यहाँ पर खैराबाद रखा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 1311 में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अंत में कानड़देव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का एकाधिकार हो जाता है और कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने जालौर जीत करके उनका नाम यहाँ पर जलालाबाद रख दिया था। फिर आमेर के कछवा राजवंश और उस वंश के प्रतापी शासक की बात करते हैं। कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यहाँ पर कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से कुरुवंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछवा कहा जाने लगा। डूडान प्रदेश में उनका राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं की मीणाओं और बड़ गुर्जरों से संघर्ष करना पड़ा। उनकी प्रथम राजधानी दौसा रही है। कछवा प्रारंभ में क्या थे? कछवा यहाँ पर प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे और 1137 में दूल्हे राय ने बड़ गुर्जरों को यहाँ पर परास्त किया है। डूडान में नवीन राज्य स्थापित किया है और दूल्हे राय ने भी जम्बारामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया और 1207 ईस्वी में कौकिल देव ने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी यहाँ पर राजधानी बनाया था। फिर बात करते हैं भारमल की। जैसे भारमल है, भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री अरखाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज्जायमानी नाम से जाना जाता है, उसका विवाह अकबर के साथ किया और जहांगीर इसे अरखाबाई का पुत्र था। जहांगीर जो था इसी अरखाबाई का पुत्र था और 1562 में सांभर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भगवान दास की बात करें 1573 से 1589 तक, भगवान दास 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठा और इसने
यानी सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया और यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया और खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। और 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की यहाँ पर मृत्यु होती है। फिर आते हैं मानसिंह। मानसिंह केवल 12 वर्ष की उम्र में आयु में मुगलों की सेवा में चला गया और उसने अकबर और जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। और अकबर के रणथंभौर अभियान में यहाँ पर सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह की भूमिका रही है। गुजरात अभियान के दौरान 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का प्रस्ताव लेकर आया था। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे फर्जंद यानी बेटा की उपाधि 7,000 का मनसब दिया है मानसिंह को। 1589 में जब वह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई तो 1589 में आमेर का शासक बना और मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा जीत करके पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हुई थी और मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मानचरित्र, महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए हैं। इसी के समय मुरारी दास ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की है। मानसिंह के समय की ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया है। फिर आते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जयसिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ और 1623 में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में यहाँ पर भेजा गया और जहाँ इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उजबेगों के विद्रोह को दबाया है और 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खान जहां लोधी के विद्रोह को दबाया है और 1636 में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया था। 1637 में यहाँ पर जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर के सूजा के साथ कंधार भेजा गया और उत्तराधिकारी युद्ध के समय इसे सूजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुर शाह के युद्ध में इसने सूजा को पराजित किया और उत्तराधिकारी युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया और जयसिंह को सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर के औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा और दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर के जीतने में सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र तक की तरह घेरेंगे और जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खां जैसे सेना नायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि हो गई। वो पुरंदर की संधि 1665 के नाम से जानी जाती है और पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता और शक्ति की पराकाष्ठ थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, विद्वानों का सम्मान करने वाला था, प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था और बिहारी ने बिहारी सतवई नामक ग्रंथ की रचना की है। फिर आते हैं सवाई जयसिंह जो कि 1700 से 1773 ईस्वी तक है। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जयसिंह में जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पा करके औरंगजेब ने उसका नाम है सवाई जयसिंह रख दिया था और क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था, इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के आगे सवाई पद का यहाँ पर प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्य भार संभाला है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने आजम का साथ दिया, मगर जाजऊ के युद्ध में मोजम विजयी रहा। अतः मोजम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, उसने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम यहाँ पर मोमिनाबाद रख दिया। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया और मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखसियर ने 1713 में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का होरडा में सम्मेलन हुआ ताकि संगठित होकर के मराठों का ले सकी और सवाई जयसिंह ने 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला और जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करने के लिए मध्यस्थता की है और 1773 में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इससे 7 मुगल शासकों का यहाँ पर शासनकाल देखा था। तो जयसिंह है यहाँ पर 7 मुगल शासकों का शासनकाल उन्होंने देखा था। 1725 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की
शुद्ध सारणी बनवाई, जिसका नाम यहाँ पर जीज मोहम्मद शाही रखा गया। और उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई हैं। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर यहाँ पर कहा जाता है। और फिर जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री थे। विद्याधर ने एक नगर का नक्शा बनवा करके 1727 में आयताकार खंड वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। और यह अंतिम नरेश हिंदू नरेश था, जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था। और 1734 में इसने जयपुर के नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसने जयगढ़ में जयवाण तोप का निर्माण करवाया था। और सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था, जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। जैसलमेर का भाटी राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासक की बात करते हैं। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है। ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। और विजयराज के शासनकाल में भाटियों को नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज था और यह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। और यहाँ पर इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। जैसलमेर के जिले का इतिहास यहाँ पर 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। और तीसरा अर्ध साका 1550 में हुआ था, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली की शरण दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करके लूणकरण पर आक्रमण कर दिया और लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे, अतः जौहर नहीं हुआ और यह घटना अर्धशाका कही जाती है। और अकबर के नागौर दरबार में हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। और भाटी वंश का अंतिम शासक यहाँ पर जवाहर सिंह था। फिर बात करते हैं भरतपुर का जाट राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासक की। जाट एक कृषक जाति है, जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है। और 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा है। और 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामण ने जाटों का नेतृत्व प्रदान किया है। चूड़ामण की बात करें, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामण था। चूड़ामण ने मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों में धावा बोलकर के मुगल शक्ति का झकझोर दिया और मुगल सम्राटों ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामण का दमन करने के लिए भेजा था, पर उसे यहाँ पर पूर्ण सफलता नहीं मिली। और धीरे धीरे चूड़ामण ने शक्ति प्राप्त कर थून नामक स्थान पर किला बना करके अपना राज्य स्थापित किया है। फिर आते हैं बदन सिंह। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामण का उत्तराधिकारी था और जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि और जागीर प्रदान की है। बदन सिंह ने ढींग को अपना निवास बनाया है और वहाँ एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करके सुंदर जल महल बनाए हैं और बाग बगीचे लगाए हैं। ढींग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुंभेर, भरतपुर और बैर में दुर्गों का निर्माण करवाया है। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 में ढींग में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर महाराजा सूरजमल की बात करते हैं। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र था और इसका उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करा करके उसे अपनी राजधानी बनाया और इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। और जयसिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पर जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकार युद्ध हुए। इनमें ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध हुआ। 1760 में वह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेना नायक सदाशिव राव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर के वह भरतपुर लौट आया और पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी और 1763 में रोहिला के विरुद्ध युद्ध में उनकी मृत्यु होती है। और इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया था। वह सूरजमल को अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। महाराज सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिंका रंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। फिर बात करते हैं करौली के यादव वंश की। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई।
इसने ब्याना भरतपुर में अपनी राजधानी बनाई और 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि करके उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कर अपनी कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी और 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक यहाँ पर बनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम परमार वंश की। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला और प्रारंभ में परमारों का शासक आबू के आसपास के क्षेत्र तक सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति को कम करने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई है। आबू के परमार की बात करें, आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इसकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है और पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा है। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के बाद आबू के शासक धरणी बराय को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणी बराय ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया था। विक्रम देव का प्रपुत्र धारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मुहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेना प्रतिनिधित्व किया था और इसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका था और इसने नाडोलों के चौहानों से अच्छे संबंध थे। इसने उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लूण बसई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया है और 1311 ईस्वी में नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना की। फिर मराठों का राजस्थान में प्रवेश होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया और इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी भी मराठा सेना नायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था और यह स्थिति अत्यधिक दिन तक नहीं रही थी और पारंपरिक गृह कलह के कारण राजपूतों में मराठों का प्रवेश हो जाता है राजपूताना में। और राजस्थान में पारंपरिक गृह कलेश के मुख्य 3 केंद्र यहाँ पर बताए जाते हैं। बूंदी, जयपुर और जोधपुर यहाँ पर राजस्थान में मुख्य केंद्र हैं, वो बताए जाते हैं।